ओके, तो चलिए खैर अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट पर बात करते हैं। आज बहुत ज़्यादा कुछ फोकस चीन पर है, तो आज शुरुआत उसी से करेंगे थोड़ी सी, क्योंकि क्लियरली यहाँ पर जो हो रहा है वो एक बड़ी डेवलपमेंट है और लगातार इस चैनल पर ये बात हुई है पिछले 7-8 दिन से कि मेटल्स पर फोकस करिए। और हुआ क्या कि पहले 2-3 दिन लोगों ने बिलीव नहीं किया, क्योंकि पहले भी चाइना में कई बार स्टिमुलस मेजर्स आए, लेकिन वो आकर उसके बाद ठंडे पड़ गए थे। इस बार मुझे लग रहा है कि चाइना ने डिसाइड कर लिया है कि नहीं, हमको कुछ वाकई में बड़ा करना है। और ये देखिए, आपको इस बार का जो इंडेक्स है मेटल्स का वो बता रहा है, और मेटल्स में जब एक बार इस तरह से ट्रेड आती है तो वो नॉर्मली ऐसे ही आती है, वो फिर रुकती नहीं है। ये एक और कारण है बाय द वे कि एकदम से वो जो 2 दिन लग रहा था कि हमारी मार्केट में बड़ा पैसा आने वाला, वो नहीं आकर अब चाइना में शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि चाइना में एक चीज़ समझ लीजिए, सारी बड़ी मार्केट्स में अगर एक मार्केट जो अंडर वैल्यूड है, वो भी एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड है, वो चाइना है। इसके लिए 4-5% के मूव्स कुछ नहीं है चाइना में। जब चाइना में रैली आती है तो 40-50% की रैली आती है। तो इसके लिए पहले तो चीन ने किया क्या, ये बता देते हैं। एक और स्टिमुलस पैकेज वीकेंड पर आया, जिसमें 3 चीज़ें की उन्होंने सभी बैंकों को कहा कि आपको अक्टूबर में रेट कट करना है। अच्छा, वहाँ ऐसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है ना कि हमारे यहाँ तो मतलब एमपीसी ने रेट कट किया, उसके बाद बैंकों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या करेंगे। वहाँ तो बोल दिया कि आपको रेट कट करना है, तो मतलब उनको रेट कट करना है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। रियल एस्टेट पर बड़े मेजर्स लिए गए हैं वहाँ पर, वो पूरा लूजन करने को कहा गया वहाँ पॉलिसी। अगर आप घर लेना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर आपको घर मिलेगा, तो वो एक मेरे ख्याल से एक बड़ा फैक्टर है। तो ये 2-3 कारण हैं जिसकी वजह से मेटल शेयर्स मेरे ख्याल से उसमें रैली कंटिन्यू करेगी। वैसे मेटल्स में 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो अगर रियल एस्टेट अच्छा करेगा तो मेटल्स वैसे भी ऑटोमेटिकली अच्छा करते हैं। दूसरा, अगर चाइना में जिस तरीके का पैसा जाएगा तो सबसे पहले वो नॉर्मली मेटल स्टॉक्स पर फोकस करता है, तो इसके लिए। और बेस मेटल्स में मूव्स देखिए, हमारे पास शायद वो मूव्स होंगे नहीं आशीष, लेकिन ओवरनाइट आयरन और फिर से 6% ऊपर था। सबसे स्ट्रॉन्ग कमोडिटी जो रही है वो आयरन और रही है। तो आप NMDC फॉर एग्जांपल हो गया, GMDC हो गया, बाकी सारे स्टॉक्स हो गए, ये सारे स्टॉक्स पर आप फोकस कर सकते हैं। अगर हमारे पास बेस मेटल्स तो वही दिखा देते हैं। आई थिंक बेस मेटल्स में भी काफ़ी शानदार मूव्स आए हैं कल रात को और आज सुबह। तो मेटल शेयर्स की जो बास्केट है वो आउट परफॉर्म कर सकती है। LME के सारे मेटल्स आज सुबह काफ़ी शानदार मूव दिखा रहे हैं। और एक और चीज़ हुई है, डॉलर इंडेक्स पर भी नज़र रखिए, क्योंकि एक ड्यूअल फैक्टर मिल रहा है इस समय मेटल्स को। कल डॉलर इंडेक्स, एक बार स्क्रीन पर रखिएगा, डॉलर इंडेक्स 100.3 तक आ गया है। अच्छा, नॉर्मली वो 100 ब्रीच नहीं करता है, लेकिन कल जिस तरीके से वो 100.3, 100.4 पर आया है, 100.45 पर, अगर 100 ब्रीच हुआ तो ये एक और बड़ा पॉजिटिव होगा मेटल्स के लिए, क्योंकि वीक डॉलर मतलब कमोडिटीज़ की रैली। लेकिन एक चीज़ है, US बार बार कोशिश करता है कि डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे ना जाए, तो इसके लिए इस पर भी एक नज़र रहेगी। मेटल्स तो हैं ही हमारे फोकस में, उसके अलावा आशीष और फोकस में आपके शुगर स्टॉक्स रहेंगे। फॉर एग्जांपल शुगर स्टॉक्स में बड़ी रैली हुई थी। केमिकल्स एक बास्केट हो सकती है जहां पर मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ा फोकस हो सकता है। आज 1-2 अपग्रेड भी आए हैं केमिकल्स पर। टाटा मोटर्स एक और स्टॉक हो सकता है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं। तो इसके लिए आज मुझे लग रहा है कि जो आपका फोकस होगा ना, वो पूरा होगा स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक चीन। और बहुत इंटरेस्टिंग है, दोनों मार्केट साइड बाय साइड रख दीजिए। जैसे मैं खैर हंसी मजाक में वो डायलॉग बोला था आमिर खान का कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। लेकिन आज एक तरफ है आपका निके जो है करीब 4 या 5% नीचे, और एक तरफ है आपका शंघाई हैंग सेंग जो है ये 4.5%। प्लेट फ्लिप करिए। हाँ, नहीं, एक काम करिए, एक अलग प्लेट बनाइए, एक में निके रखिए। आज पूरे दिन के लिए वो प्लेट इंपॉर्टेंट होगी। एक जिसमें निके और शंघाई ड्यूअल दिखा दीजिए मुझे, दोनों का, निके और शंघाई का, वो सबसे इंपॉर्टेंट आज, क्योंकि आज के पूरे दिन की कहानी ये दो मार्केट है। हाँ, निके और शंघाई करीब 3.5% ऊपर है और निके करीब 4.5% नीचे। ये एक और चीज़ इसमें ये भी है, वैसे भी देखिए जापान जो है ना वो डेवलप्ड मार्केट है, तो इसके लिए ये एक चीज़ आपको समझनी होगी कि मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि सारी मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। कुछ मार्केट पॉजिटिव, कुछ मार्केट नेगेटिव, और नेट हमारी मार्केट आई थिंक दोनों से क्यों लेके करी, हम तो एकदम बीच में खुलेंगे, एकदम फ्लैट। आता हूँ ये ग्लोब में क्या चल रहा है उस पर, लेकिन आज की ओपनिंग कमेंट्री में निफ्टी की चर्चा करी आपने, निफ्टी बैंक की चर्चा करी, और जो फ्राइडे का क्लोज था उसकी बात करी। रिजल्ट सीजन से पहले आपने कहा निफ्टी IT को फोकस में रखें। वैसे हमने निफ्टी की रैली को क्या बढ़िया एंजॉय करा था, ट्रांजिशन करा था निफ्टी बैंक पे, उस पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था। एक काम करते हैं, जब आप एक्चुअल नई सीरीज का बिगुल बज ही रहा है, तो निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक
वर्सेस निफ्टी आईटी कैसे स्टैक्ड अप हो रहे हैं, हमारी फेवर्ड पॉकेट कौन सी हो सकती है? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और ये इस सवाल का जवाब आपको बस एक प्लेट में मिल जाएगा। ये एक ग्राफिक प्लेट है, इस प्लेट में आपको इसका आंसर छुपा हुआ मिलेगा। देखिए, निफ्टी ने इस महीने क्या किया, 3.7% ऊपर है। इस साल क्या किया, 20.5% ऊपर है। निफ्टी बैंक ने इस महीने आउट परफॉर्म किया और अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया, 4.8%। लेकिन फिर भी ईयर टू डेट क्या कर रहा है, 11.5% ऊपर है। निफ्टी आईटी जो पूरे साल की एक ओवरऑल प्रेफर्ड पॉकेट रही है, इस महीने उसने प्रॉफिट टेकिंग दिखाई है, करीब करीब 1.1%। इस साल 19% ऊपर है। लेकिन इन सब का जो निकल कर सार आ रहा है ना कि इवेंचुअली सबसे स्ट्रांग निफ्टी है। सारे बड़े इंडेक्सेस में सबसे स्ट्रांग निफ्टी है। ठीक है, इस महीने थोड़ा बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्म किया, लेकिन साल के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। प्लस क्या होता है ना, बीच में जो निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी आईटी के एल्गो ट्रेड्स प्ले होती रहती हैं, तो उसके लिए निफ्टी मेरे ख्याल से बेटर प्लेस्ड है। जहाँ तक निफ्टी आईटी की बात है, वो 20 डे मार्क के बहुत करीब है। पिछले 2-3 दिन से वहीं घूम रहा है। वो मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी आईटी का, और अभी अर्निंग सीजन शुरू होना है, उसमें पता चलेगा कि निफ्टी आईटी क्या करने वाला है। बैंक निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस रही है इस महीने, लेकिन फ्राइडे को जो हुआ है उसका प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कोई एक्सपायरी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो फ्राइडे का मूव जो था उसको मैं काफ़ी सीरियसली लूँगा, बैंक निफ्टी के मूव को। और 500 पॉइंट की डिक्लाइन जो है वो छोटी नहीं होती। बैंक निफ्टी में 1% का मूव था, उसको थोड़ा सीरियसली हमको लेना पड़ेगा, खासतौर से जिस तरह से HDFC बैंक गिरा है। तो पोजिशनल कंफर्ट सबसे ज़्यादा निफ्टी में ही है। हम बीच बीच में फेजेस आते हैं जिसमें मैं कहता हूँ प्रेफर निफ्टी ओवर निफ्टी बैंक, या प्रेफर निफ्टी बैंक ओवर निफ्टी, या अब आईटी स्टॉक्स की बास्केट बनाइए या मेटल्स की बास्केट बनाइए। वो टैक्टिकल कॉल होती हैं, फोर्टनाइट की, महीने की, हफ्ते की। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है, तो सबसे ज़्यादा पोजिशनल कंफर्ट अभी भी निफ्टी में है। सबसे प्रेफर्ड पॉकेट अभी भी निफ्टी 50, सबसे ज्यादा कंफर्ट वहीं मिल रहा है। अब आइए जरा आज के संकेतों पर। थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी पस्त खुलने के 1/4 से 1/3% दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस इस समय देता हुआ। कुछ ही मिनट्स पहले ब्यूटीफुली एशिया में जो परिस्थिति है वो हाईलाइट करी गई थी। कैसे निक्केई में तगड़ा दबाव तो चाइना और फेरिफेरल मार्केट्स में तगड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। और ओवर द वीकेंड जो क्यूज थे यूएस के, वो भी ऐसे ही मिले जुले थे। वहां पे डाउ हरे में था तो डाउ 1/3% ऊपर था, तो नैस्डैक 1/3% दबाव में था। तो आज सुबह की फ्यूचर्स थोड़ा बहुत फिर भी इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। और हुआ क्या, यूएस में इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने थे, उनका सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन मार्कर। मिडिल ईस्ट पे ना जाने क्या क्या नहीं हुआ इस वीकेंड में, और एशिया के ये जो विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं उस पर भी समझने की जरूरत है। नीरज जी, ये हो क्या रहा है पूरे ग्लोब में, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट और हमारे लिए नेट क्यूज हैं कैसे? क्यूज अच्छा है। और यूएस को अगर आप देखें फ्राइडे को, तो डाउ ने फिर से एक नया हाई लगाया और बाकी दोनों इंडेक्सेस फ्लैट थे। तो यूएस में भी बड़ी तेज़ी तो चल ही रही, वहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में चर्निंग वहाँ पे भी हो रही है। पीसी का नंबर है जो फेड बहुत ट्रैक करता है, वो नंबर 0.1% बढ़ गया, तो वो भी एक अच्छा नंबर है। अब वहाँ पे 2 बैठकें भी और उन्हीं फेड की, तो लोग ये गेस कर रहे हैं कि किसी एक बैठक में ½ % कट और आएगा। वो नवंबर में आ सकता है, दिसंबर में आ सकता है, बैक टू बैक मीटिंग है। तो इसलिए वहाँ पे भी तेज़ी में कोई दिक्कत नहीं है। और नवंबर वाली मीटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होगी कि उस बार चुनाव भी है, नवंबर में मतदान होगा यूएस में। तो यूएस में लगातार जो रैली चल रही है, अब वो आ रही है थोड़ी सी चीन की तरफ, क्योंकि वहाँ बहुत स्टिमुलस डाले जा रहे हैं। रोज़ कुछ ना कुछ एक बड़ा स्टिमुलस बैंकों के, होम बायर्स के लिए आ रहा है। जापान में ये लगभग माना जा रहा है कि दिसंबर में एक रेट हाइक होनी है, तो उसकी वजह से आज थोड़ा सा ट्रेडर जिटरी हैं, क्योंकि नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ पे वो बहुत ही फ्लेम्बॉयंट टाइप के हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तो इसलिए उनको डर लग रहा है कि एक हाइक दिसंबर में होगी, तो उसकी वजह से आज इंस्टेंट रिएक्शन 4.5% नीचे है। क्रूड इसलिए नहीं बहुत ज़्यादा चढ़ रहा है क्योंकि जो इजराइल कर रहा है, अब उसने नया फ्रंट खोला है यमन में, वो बहुत प्रिसाइज कर रहा है। तो कोई गवर्नमेंट उसमें, चाहे वो लेबनान की गवर्नमेंट हो, यमन की हो, ईरान हो, वो फोर फ्रंट में नहीं आना चाहते फुल वॉर करने के लिए, बावजूद इसके कि उनके देश में ये कुछ हो रहा है। तो इसलिए क्रूड में बहुत बढ़ नहीं रहा। लेकिन इससे बड़ा कारण क्रूड का है कि सऊदी अरेबिया मौके का फ़ायदा उठा के अपना मार्केट शेयर गेन कर रहा है और ज़बरदस्त प्रोडक्शन झोंके हुए वो, क्योंकि यही उसके पास एक मौका है जब प्रोडक्शन बढ़ा के अपना वो मार्केट शेयर गेन कर ले, जो इसलिए क्रूड बढ़ नहीं रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि यूएस इलेक्शन के बाद कच्चा तेल $100 पे बिकेगा, लिख के रख लीजिए आप।
कोई रोक नहीं सकता उसको, क्योंकि आर्टिफिशियली उसको सप्रेस कर रखा है आपने। अभी यमन में एक रिफाइनरी उड़ा दी है इसराइल ने, तो ये सब इम्पैक्ट आपको इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि अभी माहौल नहीं वैसा। लेकिन यूएस इलेक्शन के बाद आप देखें क्रूड में बड़ी तेज़ी बनेगी, तो वो एक कंसर्न होना चाहिए। हालांकि अभी उसमें बहुत समय है तो वो ध्यान रखें, लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी बनी हुई है। अब नया फ्रंट चाइना की तरफ खुल गया है। ओके, किशिडा के बाद इशिबा आएंगे हाँ। जापान में। ठीक है, उनका ये क्या सरप्राइज में जीत गए क्या? क्योंकि 4% एकदम से नीजक जैसा ये रिएक्शन कितने चौथी पांचवी छठवीं बार की कोशिश के बाद जीता है ये। पता नहीं, तैयार नहीं थे वो लोग। 4.5% बाजार गिर गया। खैर, ये है ग्लोब के तो नेट क्यूज ठीक ही हैं, बहुत ही अच्छे हैं, ठीक नहीं बहुत बढ़िया है। बहुत सिर्फ जापान को देख के थोड़ा सा वो हो रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं। और तो मैं कहता हमारी मार्केट में कुछ इम्पैक्ट है नहीं, जापान से हमारा कोई पैसा आया नहीं है, तो कोई जापान से डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ आशीष, देखिए पॉलिटिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जब गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं तो वो वायलेंट होती हैं, लेकिन वो आपको मौके देते हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर 1 हफ्ते 10 दिन में जापान भी वापस उसी लेवल पे वापस आ जाए जहाँ से आज गिरा है, तो क्योंकि ये सब चीज़ें नी जर्क रिएक्शन होती हैं। आपको याद होगा जब 2004 में वो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, वाजपेयी गवर्नमेंट हटी थी और वो गवर्नमेंट आई थी, हमने डाउन सर्किट लगाया था और उसके बाद इतिहास की सबसे बड़ी रैली हुई थी। तो ये सब चीज़ें मार्केट में होती रहती हैं। ठीक बात है। तो संकेत हैंड ओवर कह लीजिए ओवर द वीकेंड जो आया है, नेट बढ़िया है। अपना अप ट्रेड सेटअप, फ्राइडे को नई सीरीज का आगाज हो रहा था, सामने खड़ा था वीकेंड, अच्छे मोमेंटम के बाद थोड़ा सा कह लीजिए कंसोलिडेशन का दिन था। हाँ, निफ्टी बैंक वीकनेस ज्यादा दिखा गया, रिलायंस ने मदद कर दी। इन सब के बीच में दरअसल ट्रेड सेटअप बैठा कैसा है ये जान लेते हैं, उसके बाद आज का निफ्टी बैंक का अप्रोच कैसा लग रहा है सेटअप। देखिए सेटअप बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि फ्राइडे को बहुत मतलब क्यूरियस था। जो DIA की बाइंग थी, मैंने बार बार देखा कि वो नंबर सही था या नहीं था, पता नहीं कुछ ब्लॉक्स थे या नहीं थे वो, मतलब लेकिन करीब करीब 7,000 करोड़ की DIA की बाइंग थी। उसके सामने FIS ने सिर्फ 1200 करोड़ के करीब सेल किया था। एक चीज़ ये हो सकती है कि क्योंकि ये हाफ ईयर एंडिंग है तो थोड़ा सा NAV मैनेजमेंट या जो भी है, थोड़ा सा कैश डिप्लॉय, वो सब कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, उसकी वजह से ये फैक्टर हो सकता है। वो हो सकता है आज भी कंटिन्यू करे कि DIA की फिर एक थोड़ी सी बाइंग हो क्वार्टरली क्लोजिंग के हिसाब से। FII की सेलिंग है लेकिन 1200 करोड़ की, लेकिन FII की जो सेलिंग है ना, ये मुझे लग रहा है टेम्परेरी है, ये वापस बाइंग में बदलेगी। क्योंकि अब जब आप अक्टूबर टू दिसंबर के पीरियड में जाएंगे तो FIIs को अपने पोर्टफोलियोज को बेंचमार्क करना पड़ेगा, और इतने अंडरवेट हैं FIIs इंडिया में, अगर थोड़ा सा भी उन्होंने अंडरवेट से न्यूट्रल करने की कोशिश की तो उसी में $100 बिलियन आपकी मार्केट में आ जाएंगे। तो इसके लिए वो मेरे ख्याल से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। अच्छा, फ्राइडे को लेकिन एक और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मार्केट डे लो पर बंद हुआ लेकिन FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में तगड़ी बाइंग की। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब करीब 1700 करोड़ की बाइंग की, स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 3600 करोड़ से ऊपर की बाइंग करी। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे तो दोनों में बाइंग थी। निफ्टी में भी करीब करीब 1200 करोड़ की बाइंग थी और निफ्टी फ्यूचर्स में 380 करोड़ की बाइंग थी। वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। 2 दिन से अब निफ्टी फ्यूचर्स और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दोनों में बाइंग हो रही है। ये मुझे आंकड़े और मार्केट का खेल एकदम अलग था। अब आप देखिए लॉन्ग शॉर्ट देखिए, 18,000 लॉन्ग ऐड हुए सिस्टम में और 6,700 शॉर्ट कम हुए सिस्टम में। तो ये कहाँ गए ये सब के सब, जो लॉन्ग शॉर्ट बाइंग इतनी DIAs की, वो स्क्रीन पर तो दिख नहीं रही थी। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और वो लॉन्ग शॉर्ट देखिए अब आपको काफ़ी ऊपर की तरफ बढ़ा और फिर से हम ऑलमोस्ट अब तक के ऑलमोस्ट हाईएस्ट नेट लॉन्ग पर आने वाले हैं। 81% नेट लॉन्ग है हम, और करीब करीब 3,61,000 के करीब लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट हो गए यहाँ पर। इवन इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था। इंडेक्स ऑप्शंस में स्प्रेड बनाए हैं FIIs ने दोनों तरफ, कॉल लॉन्ग ज़्यादा, उसके सामने कॉल शॉर्ट 3.7 लाख, तो नेट 3.5 लाख कॉल बाई हुई। सेम पुट लॉन्ग में, पुट लॉन्ग 6 लाख और पुट शॉर्ट 3 लाख, तो अगेन पुट में भी 3 लाख का स्प्रेड है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था जो फ्राइडे का बेसिकली डेटा ऐसा है, डेटा देख के कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्राइडे का ऐसा डेटा था, इंडिया विक्स 0.33% नीचे था 11.96 पर, और पुट कॉल रेशो अच्छा खासा करेक्ट हो गया, 1.16 पर आ गया वर्सेस 1.37। ये एक अच्छी चीज़ हुई कि जो मार्केट थोड़ा एक्सट्रीमली ओवरबॉट था वो थोड़ा सा लेस ओवरबॉट पर आ गया, और हो सकता है आज थोड़ा सा और नीचे भी आ जाए वो जो पुट कॉल रेशो है। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है, BPCL और ग्रैन्यूल्स में लॉन्ग बने, और BPCL का लॉन्ग काफ़ी इंटरेस्टिंग था। क्रूड के गिरने का आई थिंक एक इम्पैक्ट था। यहाँ पर रिस्क सिर्फ यही रहेगा कि अगर आज भी सुबह पेपर में आया कि ₹3 का प्राइस कट हो सकता है पेट्रोल डीजल में,
तो वो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन लोगों ने लॉन्ग बनाया यहाँ पर। बिरला सॉफ्ट और IEX की तो ज़बरदस्त धुनाई हो रही है, और मुझे हैरानी नहीं होगी अगर आज या कल में दोबारा बैन में भी आ जाएगी। 20% ओपन इंटरेस्ट जम था यहाँ पर, बिरला सॉफ्ट में 20% ओपन इंटरेस्ट जम था। शॉर्ट कवरिंग हुई थी गेल और REC में, लेकिन आज गेल के लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर आ गई, तो इसके लिए गेल पर फोकस करेंगे। और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी 2 स्टॉक्स में, चोला फाइनेंशियल और चोला इन्वेस्टमेंट और अदानी पोर्ट्स, यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। बैन में कोई भी स्टॉक नहीं है अभी के लिए एटलीस्ट, और 1-2 दिन से वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए बैन में कोई स्टॉक नहीं है। ये तो डेटा एक्चुअली वो एक लास्ट शेड होना था नुवामा का, उसमें तो सब FI घुसे थे, उल्टा हुआ FI की सेलिंग का आंकड़ा, DIs की गजब की बाइंग है, कंफ्यूजिंग डेटा है। आज ऑनवर्ड शायद डेटा रिलेटेड और क्लैरिटी सामने आए। अब आइए निफ्टी के हमारे अप्रोच पे। अच्छा, वो ट्रेंड और टैक्टिकल की आपने क्लैरिटी तो दे दी, तो टैक्टिकली इधर उधर जाएं बात अलग है, लेकिन ट्रेंड तो ज्यादा बुलिश निफ्टी 50 में नजर आता है। अपने फ्राइडे के जो लेवल्स थे वैसे डिफाइंड मार्कर्स, उसी के बीच में पहला रेजिस्टेंस पहला सपोर्ट, उसी के बीच में बाजार घूमता हुआ नजर आया, उन डिफाइंड मार्कर्स के बियॉन्ड गया ही नहीं। और अपने जो स्टॉप लॉसेस अपन ट्रेल करके चल रहे हैं कहाँ पे थे, वो 950 थे शायद, अभी भी सिस्टम में इंटैक्ट है भाई साहब। अपन वो रैली अभी भी इंजॉय कर रहे हैं अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ। लेकिन अब निफ्टी 50 का अप्रोच बिल्कुल, देखिए आज थोड़ा सा जो सपोर्ट है ना उसको थोड़ा डीप रख रहा हूँ, 25,950 से 26,050। एक तो ऑप्शंस का डेटा वहाँ पर प्लेस्ड है, प्लस वो एक्सपायरी डे लो, वो क्रूशल है। सॉरी, और अगर वो टूटा तो 25,750 से 25,800 जो लगातार बात हुई थी कि ब्रेकआउट जोन था, जहाँ पर फ्रेश एंट्री भी कराई थी हमने, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी भी मैं यही कहूँगा कि आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग में बने रहें। 25,950 का एक टाइट स्टॉप लॉस रखें, सिस्टम है 25,950 अगर ब्रीच होने लगे ना आशीष, तो फिर लॉन्ग से बाहर निकल जाइए। फिर भी आपने अच्छी खासी ट्रेड बना ली होगी। हाँ, अब अगर आपको नई एंट्री करनी है तो ये मौका होगा 25,950 से 26,050 के जोन में। अगर आपको मार्केट मिल जाए किसी भी कारण से, अगर आज मिल जाए फॉर एग्जांपल किसी पैनिक में, तो वो एक अच्छा जोन होगा फ्रेश एंट्री करने का। और पोजीशन में ये इंट्राडे ट्रेड नहीं है, आज इंट्राडे में मेरा कुछ ज़्यादा कन्विक्शन आ नहीं रहा है। स्क्रीन पर अगर दिखेगा तो बात करेंगे, अभी के लिए जो ट्रेड है ये पोजिशनल बात हो रही है। और कोई भी ट्रेड आप लें, एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में क्लोजिंग बेसिस पर 25,950 का, 25,950 के करीब का एक सिस्टम में क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखें। यहाँ आपको रेजिस्टेंस मिलेगी पहले 26,250 से 26,300 पर, जो आपका ऑल टाइम हाई है, और उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 26,350 से 26,500 पर, जो ऑप्शंस के हिसाब से आपका एक जोन है जहाँ पर आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। आज अभी मैं कोई प्री मेडिटेटेड इंट्राडे में बाय या सेल ट्रेड नहीं डिस्कस करूँगा, क्योंकि स्क्रीन देखकर डिसाइड करेंगे। लेकिन पोजिशनली अभी भी बने रहें, जब तक 25,950 स्क्रीन पर इंटैक्ट है तब तक कोई दिक्कत नहीं है मार्केट। बिल्कुल ठीक, पोजिशनली बने रहें। आज स्पेसिफिक मूव्स के लिए जरा सा मार्केट को खुलने देते हैं, गाइडेंस के लिए होंगे। पहला सौदा में कोई भी ट्रेड ग्रिप में आ रहा होगा तो इस चैनल में बट ऑब्वियस है अपन लपक लेंगे। निफ्टी बैंक, आपकी ओपनिंग कमेंट्री में कुछ कंसर्निंग टोन था। फ्राइडे का वो पेनफुल क्लोज हो या HDFC बैंक की जो आपने कई बार चर्चा करी, वो डबल टॉप टाइप फीलिंग अटका ही है उस टाइम पे। हाँ, डबल टॉप जब होता जब वायलेंट फॉल आता उन लेवल से, लेकिन फिर भी वो अटका हुआ है। क्या करें निफ्टी बैंक में, अब फ्रेश अप्रोच क्या रहेगा? आज वैसे बैंकेक्स की एक्सपायरी का दिन। बिल्कुल, देखिए बैंकेक्स आज एक्सपायरी हो रही है, कल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी बैंक दोनों की एक्सपायरी है, क्योंकि परसों छुट्टी है, इसके लिए ट्रंकेटेड वीकेंड है इसके लिए। देखिए बैंक निफ्टी पर पहला सपोर्ट आपको मिलेगा 53,650 से 53,700 ऑप्शंस का जोन जो है। वेंसडे की छुट्टी बोलते ही आशीष के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। याद आ गई ना एकदम से। वो वैसे क्या, वेंसडे की छुट्टी होती भी अच्छी है, आपको 2 बार वीकेंड की फीलिंग आती है, एक बार ट्यूसडे को और एक बार फ्राइडे को। खैर नहीं भाई, यहाँ पर इसमें एक लफड़ा है, फिर 2 मंडे टाइप की फीलिंग आती है। नहीं, ऐसा नहीं है, तो आप थर्सडे को आएंगे तो फिर अगले दिन फ्राइडे है, तो इसके लिए मेंटली ये रहेगा कि चलो एक दिन और निकल। एग्जैक्टली 53,650 से 53,700 ये ऑप्शंस का जोन है, और 53,400 से 53,500 ये क्रूशियल सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी रैली हुई है कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अभी भी यहाँ से 500 पॉइंट गिरने के बाद भी और 400 पॉइंट दूर है, तो इसके लिए ये एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल होगा। अगर आप एग्जिस्टिंग लॉन्ग कैरी कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड रखें 53,650 का क्लोजिंग बेसिस पर। मैंने 53,750 फ्राइडे को रखा था, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा बैंक निफ्टी गिर गया फ्राइडे को और थोड़ा सा कई बार वो स्टॉप लॉस निकाल कर घूम जाता है, तो इसके लिए थोड़ा उसको एडजस्ट कर लिया
53,650 पर। पहले घंटे पर थोड़ा सा हम नज़र रखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मार्केट में कोई मूव आ रहा है या नहीं आ रहा, और उसके हिसाब से वैसे आज बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से चलना चाहिए, मेरे ख्याल से, क्योंकि ब्रेंट नीचे गिरा है और उसका मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक इम्पैक्ट शायद बैंक निफ्टी पर शायद पड़े इसके लिए। तो खैर एनीवे फर्स्ट आवर देख के डिसाइड करेंगे। अगर 53,850 के ऊपर ट्रेड कर रहे होंगे हम पहले घंटे के बाद तो लॉन्ग हो जाएं, और इसका मतलब ये नहीं है कि 54,200 पे ले लें, मतलब 53,850 के आसपास, और अगर स्टेबिलिटी दिखे तब, और एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में 53,650 का। अगर ये ट्रेड चली आप आशीष तो आपको पहले दिखा सकती है 54,000 से 54,250 जो कि आपका ऑप्शन बेस्ड रेजिस्टेंस है, और उसके बाद ऑब्वियसली 54,450 से 54,500 जो आपका ऑल टाइम हाई है। तो ये एक अप्रोच रहेगी। ब्यूटीफुल। ये है निफ्टी बैंक पे आज मंडे का हमारा अप्रोच। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।